हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। साथ ही साथ मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी टेक्स्ट बुक के अंतर्गत चैप्टर 3 पाठ का नाम है गिल्लू, उस पाठ को फिर से एक बार पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। तो पिछली कक्षा में आपने जाना कि लेखिका को किस तरह से गिल्लू मिला और गिल्लू की उन्होंने कैसे देखभाल की। इन सभी बातों की हमने जानकारी इस पाठ के द्वारा ली और आप इस बात से भी अवगत हैं कि इस पाठ के लेखिका कौन है। तो इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है, जिन्हें जानवरों से काफ़ी लगाव था, प्रेम था। उनकी प्रायः रचनाओं में जानवरों का या पशु पक्षियों का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लेखिका जो है वो पशु पक्षियों से उनका ज़्यादा प्रेम और लगाव था। तो इस पाठ में लेखिका ने उस गिल्लू की काफ़ी देखभाल की। देखभाल करने के बाद तीसरे दिन गिल्लू की अवस्था जो है वो उसमें सुधार आया और वह थोड़ा स्वस्थ हुआ। इससे देखकर लेखिका थोड़ी आश्वस्त हो गई कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। यानी 3 दिनों के उपचार करने के बाद गिल्लू जो है वो थोड़ा स्वस्थ हुआ और स्वस्थ होने के कारण लेखिका के वह उंगलियों को पकड़कर अपने नन्हे पंजों से वह उंगलियों को पकड़ कर रखा था और दूसरी तरफ वो अपनी नीली आँखों से कांच जैसे मोतियों की मोती जैसे आँखें जो थे उसको उधर से वह अपनी इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूँछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। यानी 3-4 महीने के बाद उसके शरीर पर झब्बेदार पूँछ, चंचल चमकीली आँखें और कोमल रोएं जो हैं वो उसके शरीर पर आ चुकी थी और जिसे देखकर काफ़ी वह सुंदर लग रहा था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। अब लेखिका का यह जो कथन है कि हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, कहने का अर्थ है कि गिल्लू जो है वो एक जाति का प्रतिनिधित्व करता है और वह जाति कौन सी है? गिलहरी की। तो गिलहरी का नाम जब उन्होंने गिल्लू रखा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। तो जिस कारण लेखिका ने इस कथन का यहाँ प्रयोग किया है कि हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, यानी जो उसकी जाति थी और वह जाति क्या थी? तो वह गिलहरी जाति से वह आता था और गिलहरी होने के कारण वह उनका नामांकन किए और नामांकन क्या किया? नामांकन गिलहरी का उन्होंने किया गिल्लू। तो इस तरह से वह उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगी। मैंने फूल रखने की हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया और लेखिका के घर में एक डलिया थी, उस डलिया पर उन्होंने रुई बिछा डाला और रुई को बिछाने के बाद उसे खिड़की पर लटका दिए और उसी में वह गिल्लू को रखती थी। यानी गिल्लू का वह घर बन गया था। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। यानी 2 वर्षों तक गिल्लू का वही घर रहा। उसी डलिया में गिल्लू रहा करता था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता
और परनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। यानी 2 वर्षों तक वह उसी डलिया में खुद ही स्वयं मतलब खुद ही वह हिलाकर उसे उसमें झूला झूलने का काम करता था। यानी अंदर बैठ जाता था डलिया के अंदर और बैठकर खुद ही वह झूला झूलाते हुए चारों तरफ अपनी सुंदर कांच की आँखों, मोती जैसी आँखों से वो कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता और समझता रहता। यानी न जाने वह क्या देखते रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेकिन उसकी जो समझदारी थी और उसके काम करने की जो ढंग था, उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने को उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। लेखिका का कहना है कि जब मैं लिखने का काम शुरू करती थी तो वह अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, यानी मेरा ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए वह क्या करता था, कोई न कोई उपाय खोज निकालता था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे तक चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। यानी जैसे ही लेखिका लिखने का काम करना शुरू करती, वह पैर से दौड़ते हुए उनके सिर तक जाता और फिर तेज़ी से उतर जाता। तो इस तरह से वो दौड़ने का क्रम जो है वो करते रहता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। और यह क्रम तब तक चलता जब तक कि लेखिका अपना लिखने का काम बंद करके उसे पकड़ने के लिए उसके तरफ नहीं जाती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। यानी कभी जो है लेखिका गिल्लू को पकड़ के एक लंबे लिफाफे में अंदर रख देती थी। सिर्फ बाहर उसका सर दिखाई पड़ता था और उसके जो पंजे हैं वे दोनों पंजे बाहर दिखते थे। और इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। और इस तरह वह लिफाफे में के अंदर रहकर घंटों, यानी जब तक वो लेखिका अपना काम करते रहती थी, उन्हें वो इसी तरह से दीवार के सहारे खड़ा रहकर देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। और जब उसे भूख लगती तो वह चिक चिक, यानी अपनी आवाज़ में वह चिक चिक करने लगता और तब मैं काजू या बिस्कुट उसे देती खाने के लिए। तो वह क्या करता कि उसी तरह जैसे मैं लिफाफे में उसे रखी थी उसी तरह वह रहता और सिर्फ अपने दोनों पंजों से काजू या बिस्कुट को पकड़कर वह खाने लगता, यानी कुतरने लगता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। यानी लेखिका का कहना है कि बसंत का मौसम आया गिल्लू के जीवन में तब जब उसकी प्रजाति की और सारी गिलहरियाँ जो थी वो मेरी खिड़की की जाली के पास आकर उसे अपने आवाज़ में बुलाया करती थी। और जिस कारण वह जो है गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। और गिल्लू भी जो है वो खिड़की के पास बाहर की तरफ देखता। तो यह देखकर मुझे यह महसूस हुआ कि मैं गिल्लू को बाहर छोड़ दूं, यानी उसे जाने दूं और वह अपने संगी साथियों के साथ रहे। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और लेखिका ने अपने कमरे की खिड़की से कीले निकाल दी एक कोने की
और कोने की कीलें निकालने के बाद वह जाली जो है एक कोना से खुल गया और उसी मार्ग से गिल्लू जो है वो बाहर आने जाने का काम करने लगा। बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली, यानी उसे अपने स्वतंत्र रूप से घूमने और आज़ादी की तरह वह खुलकर सांस लिया। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी और वह काफ़ी छोटा था और उसे घर के कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। चूँकि लेखिका के कमरे में बहुत सारे ज़रूरी कागजात होते थे, जिस कारण लेखिका जब बाहर जाती तो अपने कमरे को बंद कर देती थी। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया वह क्या करता था, वह तुरंत मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया, यानी जब वह कॉलेज से लौटकर घर आती तो प्रतिदिन गिल्लू जो है वह उसी जाली के कोने से अंदर आता और लेखिका के पैर से सिर तक और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। यानी जब लेखिका बाहर जाती तो वह भी उसी खिड़की की जाली से बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमता उछलता कूदता और गिलहरियों की झुंड का वह नेता बन चुका था। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता और ठीक 4 बजे वह प्रतिदिन उस खिड़की के कोने से अंदर आ जाता और अपने झूले में बैठकर झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। यानी वो लेखिका को चौंकाने में उसे बहुत मज़ा आता था। वह क्या करता कि जब देखता कि लेखिका अपने कमरे में है तो वो कभी फूलदानों के फूलों के पीछे छिप जाता और कभी पर्दे की चुन्नट में वह छिप जाता था और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता और इस तरह अचानक वह लेखिका के सिर पर या कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ खाने का यानी मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। अब लेखिका का कहना है कि मेरे साथ बहुत सारे जो है वो पशु पक्षी रहते हैं, लेकिन किसी को यह हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ वो बैठकर मेरी थाली में खाने की हिम्मत करे, यानी मेरी थाली से वो खाना निकाले। गिल्लू इनमें अपवाद था। अब यहाँ पर लेखिका कह रही है कि गिल्लू इनमें अपवाद में अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुँचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुँच जाता। और लेखिका का कहना है कि गिल्लू उन सबों से अलग था। जैसे ही वह खाने के कमरे में पहुँचती वह खिड़की के रास्ते आंगन की दीवार बरामदा पार करते हुए वे खाने की मेज पर पहुँच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। और क्या करने की कोशिश करता कि वह लेखिका की थाली में बैठने का प्रयास करता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया और बड़ी कठिनाई से मैंने जो है उसे थाली के पास बैठना सिखाया। यानी वह बार बार इस तरह से हरकत करता था कि मेरी थाली में बैठना चाहता, लेकिन
बार बार मैं उसे अपनी थाली से निकाल कर बाहर मेज़ पर बैठाने की कोशिश करती रही और इस तरह वह बैठना सीखा, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। और कुछ दिनों के उपरांत वह मेज़ पर बैठना सीखा और फिर वह खुद ही अपने हाथों से लेखिका की थाली में से एक एक चावल निकालता और बड़ी सफाई से उसे खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। यानी गिल्लू का काजू जो है वो प्रिय भोजन था, उसे वह प्रतिदिन जो है वह खाता था। लेकिन जिस दिन उसे नहीं मिलता था तो वह खाने की चीज़ों को जो या तो खाना बंद कर देता या और कोई वस्तु रहती तो उसे नीचे झूले के नीचे से फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा और उसी दौरान लेखिका मोटर दुर्घटना में उन्हें घायल होने के कारण कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। और उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। यानी जब लेखिका के कमरे को खोला जाता था तो गिल्लू यह सोचकर नीचे की तरफ उतर कर आता कि शायद मैं आ गई हूँ, लेकिन वह मुझे न देखकर फिर वापस वह अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता था। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। यानी जब लेखिका अस्वस्थ थी, अस्पताल में थी, तो उन दिनों उसे काजू खाने के लिए प्रतिदिन दिया जाता था, जो कि उसका प्रिय खाना था, लेकिन फिर भी वह नहीं खाता। थोड़ा बहुत खाकर वो ऐसे ही अपने झूले में छोड़ देता था। जब लेखिका ने अस्पताल से लौटकर जब उसकी झूले की सफाई की तो देखती क्या है कि उसके झूले में काजू भरे पड़े हुए हैं। यानी काजू जो है वो ऐसे ही वहाँ पड़े हुए थे। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। यानी लेखिका कहती हैं कि जब मैं अस्वस्थ थी और अपने कमरे में लेटती थी तो वह क्या करता था कि मेरे तकिए पर सिरहाने आकर बैठ जाता था, यानी सर के पास बैठ जाता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे सिर और बालों को ये हौले हौले मतलब धीरे धीरे सहलाता था। वह छोटा सा नन्हा सा जीव जिसका नाम गिल्लू, वह जब लेखिका की बीमार अवस्था में उन्हें देखा तो वह ऐसे उनकी तरफ खुद से वह कोशिश करता था जितना उसे समझ में आता। वो अपने छोटे छोटे पंजों से उनके सर को सहलाता था और उनके सिर के बालों को सहलाता था ताकि उन्हें अच्छा लगे, आराम मिले। उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था और जब वो हट जाता था तो मानो कोई सेविका जो है वो हट गए हों, यानी जो मेरा सेवा करने वाला मेरे सामने से हट गया है वैसा महसूस होता था। परिचारिका मतलब सेविका, ठीक है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। यानी गर्मी के दिनों में वह बाहर नहीं जाता था, वह मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहता। और गर्मी से बचने के लिए वह क्या एक उपाय निकाला कि मेरे पास सुराही रहती थी। सुराही यानी मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी ठंडा किया जाता है। तो उस समय वह सुराही जो है अपने पास लेखिका रखती थी, उसी सुराही पर वह
अपने शरीर को लिटा देता था, जिससे उसे ठंडक मिलती थी और इस तरह वह दिन भर ऐसे ही रहता था। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, यानी गिलहरियों की जीवन जो है वो 2 वर्ष की ही होती है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी उंगली पकड़कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। यानी एक दिन ऐसा आया जब गिल्लू के जीवन का अंत समय आ चुका था और उस दिन वह दिन भर कुछ न खाया न बाहर गया और रात में वह मेरे पास आकर काफ़ी वह कष्ट में था, और वैसा कष्ट जैसे कि जब मैंने उसे घायल अवस्था में मैंने जिस तरह उसे देखा था, जैसा उसका शरीर था, वैसा ही उसी अवस्था में आज वह मैं अपने ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर ऐसे चिपक गया और जैसे कि मैंने उसे बचपन में उठाया था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयास किया। उष्णता मतलब गर्मी, यानी उसके पंजे, उसके हाथ इतने ठंडे हो गए थे कि लेखिका को लगा कि उसे ठंड लग रही है, उसे गर्मी की आवश्यकता है। उन्होंने हीटर जलाया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण, सूर्य की पहले किरण का स्पर्श धरती पर स्पर्श हुई, वैसे ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी किसी और जीवन में उसका जन्म हो गया, यानी वह इस लोक को छोड़कर चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया। यहाँ पर देखो लेखिका उसकी झूला को उतार रही है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, और खिड़की की जाली थी उसे बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता। परंतु गिलहरियों की जो नई पीढ़ी थी वो तो इसी तरह खिड़की के बाहर प्रतिदिन आया करती थी और वह अपनी आवाज़ में चिक चिक करती रहती। सोन जूही पर बसंत भी आ गया, यानी बसंत का मौसम आ गया। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई थी, क्योंकि गिल्लू को सोन जूही की लता से काफ़ी लगाव था, जिस कारण लेखिका जो है वो गिल्लू की समाधि सोन जूही की लता के नीचे ही दी। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे प्रिय थी, और चूँकि वह लता उसे काफ़ी प्रिय थी, यह सोचकर भी लेखिका ने उसकी समाधि जो है वह उस सोन जूही की लता के नीचे दी। इसलिए भी उस लघुगाथ का किसी बासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। और लेखिका के मन में यह संतोष, उस दिन उनके मन में यह विश्वास था कि किसी बासंती दिन यानी बसंत के मौसम में इस जूही के फूल पर पिताब मतलब पीले छोटे फूल खिलेंगे, और यह देखकर उन्हें यह संतोष होगा कि गिल्लू जो है वो फिर से उनके सामने आ गया है। तो इस तरह उनके मन में यह विश्वास था, और इसी विश्वास को से द्वारा वे अपने मन को संतोष कर रही थी। इसी विश्वास के साथ वे अपने मन को सांत्वना दे रही थी कि किसी न किसी दिन ऐसा होगा। तो बच्चों, आज हमने यह जाना कि गिल्लू में किस तरह लेखिका के साथ गिल्लू का समय बीता, वह किस तरह दिन भर लेखिका के साथ लगा रहता था, और अंत समय में भी वह जब उसकी मृत्यु सामने आ गई, उस समय भी वह उनके पास ही गया और उनके साथ उनके समीप में रहकर हाथ पकड़ कर ही उसकी मृत्यु हुई। तो इस तरह बच्चों हम कह सकते हैं
कि जीव भी, जानवर भी यह जानते हैं कि अगर हम उन्हें प्रेम देंगे तो उनके अंदर भी संवेदनाएं होती हैं, वे महसूस करते हैं और उसी तरह से वे हमारे साथ व्यवहार करते हैं। यानी अगर आप उन्हें अपनापन वाला व्यवहार करेंगे तो स्वाभाविक है कि वे भी आपके साथ उतना ही प्रेम करेंगे, उतना ही अपनापन दिखाएंगे, जो कि यहाँ पर गिल्लू ने लेखिका के साथ किया। तो इस तरह से लेखिका जो है वह इस पाठ में गिल्लू के बारे में वर्णन की कि किस तरह से गिल्लू उन्हें मिला और 2 वर्षों तक गिल्लू की सारी गतिविधियाँ उनके साथ किस तरह से हुई, कितना उन्हें आनंद आता था, दिन भर कैसे उनकी दिनचर्या को देखता था और उनके साथ लगा रहता था। इतने सारे उनके पशु पक्षी थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो उनके थाली में से भोजन निकाल कर खाए, लेकिन गिल्लू जो था वो उनसे अलग था और वह उनके थाली में से चावल निकाल कर खाता था। तो इस तरह से हमने बच्चों पढ़ा कि इस कहानी, इस संस्मरण में लेखिका जो है वो गिल्लू के बारे में लिखते हुए उन्हें याद करती हैं और उन्हें यह विश्वास है कि इस सोनजूही की लताओं पर फिर से वह पीले फूल खिलेंगे और उन पीले फूलों को देखकर उन्हें यह विश्वास होगा कि गिल्लू का पुनर्जन्म जो है इस पीली कली के रूप में हुआ है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझे होंगे, लेकिन मेरे इस पाठ को पढ़ाने के बाद भी आप इस चैप्टर यानी इस पाठ को रीडिंग ज़रूर करेंगे और कहीं भी अगर कोई आप शब्द या वाक्य समझ में ना आए तो उसे लाइव क्लासेज में आप मेरे साथ पूछकर अपनी दुविधा को दूर कर सकेंगे।